धर्मवीर चौधरी को लाइए। अब धर्मवीर चौधरी, ये 7 दिन बीजेपी ने जो लिए, आपको क्या लगता है? बीजेपी को हक है पूरा, नरेंद्र मोदी को हक है, क्योंकि तीनों राज्यों में उन्हीं के नाम पर वोट पड़ा और उनको अच्छा बड़ा बहुमत मिला तीनों राज्यों में, तो मोदी जी तय कर सकते हैं। 8-10 दिन हो गए तो क्या दिक्कत है फिर? देखिए मानक जी, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्तासीनों को कैसे इस वोट की ताकत से राजा की गद्दी से नीचे हटाया जाता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इस लोकतंत्र की खूबसूरती में मैं अभी भाई अनुराग भदौरिया जी को सुन रहा था, देख रहा था कि इन्होंने पूरी ताकत जो है वहां कांग्रेस के खिलाफ लगाई थी। एक भी स्टेटमेंट माननीय अखिलेश यादव जी का वो बीजेपी के खिलाफ नहीं गया था और उन्होंने कांग्रेस पर ही बार किया। और कांग्रेस के, मैंने आपकी डिबेट में पहले भी कहा था कि कांग्रेस में जिनके नाम के आगे कमल लगा हुआ है वो पहले ही बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुके थे, तो वहां तो सत्ता हो गई रिपीट। लेकिन आज बीजेपी के पास में एक मौका है कि जो 70 साल से दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग, किसान, कमेरे, आदिवासी, वनवासी लोग, जो आज 70 सालों में जिन्हें हक और अधिकार नहीं मिले हैं, अगर ईमानदारी से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी के लोग इनका इस भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से, चाहे अंत्योदय की भावना के साथ में, तो अंतिम व्यक्ति तक इस सरकार के जो बदली है सरकार, चाहे वो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो राजस्थान में, वहां तक इनकी योजनाओं का लाभ उस गरीब आदमी को मिलना चाहिए। और जो राजस्थान में मेघवाल समाज, दलित समाज के लोगों पर पिछले 5 साल में मानक भाई अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार रुकने चाहिए। हमने सिही का पेशाब कांड भी मध्य प्रदेश में देखा। ऐसा दुस्साहस दोबारा ना कोई चुना हुआ प्रतिनिधि, ना उसका कोई कार्यकर्ता करे पार्टी का। ऐसा सुशासन इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सकता है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व को ही जनता ने स्वीकार किया है। जो क्षेत्रीय प्रपत्र थे उनके साथ साथ केंद्र की जो भावी योजनाएं हैं उनके साथ में ये मैंडेट मिला है तीनों राज्यों में। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करूंगा कि जो भागीदारी 70 सालों में शोषित वंचितों को नहीं मिली है, आप राजस्थान को देख लीजिए, 22% जाट समाज के लोग हैं, 22% दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। वहां पर आप जो है दलितों में से आप बनाइए मुख्यमंत्री, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से, वंचित समाज से बनाइए और उनको इस लोकतंत्र में मजबूत करिए, तब तो इस लोकतंत्र का अमृत काल समझा जाएगा। धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर जी, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। अभी 2 लाइनें आपने बहुत बढ़िया कही। आपने कहा ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है और आपने कहा ये नरेंद्र मोदी की जीत है जी। आपकी टोन, आपकी बोली मुझे कुछ थोड़ी बीजेपी की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। ये धर्मवीर चौधरी की राय है या बीएसपी की यही राय है? धर्मवीर चौधरी, देखिए मानक भाई, मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपके चैनल पे बैठा हुआ हूं। हाँ। आज जो है नरेंद्र मोदी जी इस देश में वो नेतृत्व दे रहे हैं जो कभी इंदिरा गांधी जी ने दिया था, लेकिन उस अहंकार ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। जब केंद्रीय नेतृत्व ने आपके गहलोत साहब को कहा कि आप अध्यक्ष बनिए, उन्होंने ठेका दिखा दिया, नेतृत्व को ही जो है कह दिया कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। फिर ये ढूंढ ढांड के दिग्विजय सिंह को लाए, उन्होंने भी ठेका दिखा दिया। वहां सचिन पायलट में और गहलोत साहब में बंदूकें चल रही थी, इधर दिग्विजय सिंह जो है कह रहे थे कौन अखिलेश वखिलेश। तो ये कांग्रेस का जो कुशासन था उसी की वजह से मोदी जी आए हैं। और मोदी जी अगर अपने नेतृत्व में इस देश की जनता से जनादेश ले रहे हैं तो मैं तो उनको बधाई तो दूंगा। हाँ। अब इसको हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कुशल नेतृत्व है मोदी जी का। और विपक्ष के लिए एक सीख है कि ये भ्रष्टाचारियों को और अपने अहंकार को थोड़ा कम करें। तो क्या बहन जी को भी एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए धर्मवीर चौधरी?
एक बात बताइए मुझे मानक भाई, बड़े खुले दिल से बताता हूं मैं आपको, बहन जी को 3 बार किसने सीएम बनाया? ये आरएसएस और बीजेपी ने ही बनाया ना। हाँ। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी जो कहें, मोदी जी कहें कि हम दलित की बेटी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो सारे देश के दलित समाज के झड़ के वोट आरएसएस और बीजेपी की झोली में चले जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, किसी और को कैसे बनाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, मोदी जी 2 बार बन लिए, अब मुलायम सिंह जी होते तो तीसरी बार का भी आशीर्वाद दे देते, लेकिन अखिलेश जी ने दे दिया। मैं तो कह रहा हूं कि वो दलित समाज के व्यक्ति को बनाए और बहन जी को बनाए, तो हम सब उनका स्वागत करेंगे। भाई, एक दलित की बेटी बन जाए तो किसी के पेट में क्यों दर्द हो? स्वागत करना चाहिए उसका। बड़ा दल तो दिखाए। धर्मवीर जी, एक सवाल और, क्या आपको लगता है तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के जरिए बीजेपी सबको चौंकाएगी, कोई बड़ा कदम उठाएगी और विपक्ष चारों खाने चित्त हो जाएगा? देखिए, विपक्ष तो मानक भाई मोदी की सुनामी में चारों खाने चित्त हो चुका है। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। जैसे अभी मद्रास में वो कौन सा आया था तूफान, तो सब बह गया, तो ऐसे ही विपक्ष बह चुका है। अब तो इनको अपनी जो नीतियां हैं, नेतृत्व है, ये कांग्रेस को अपने परिवार से बाहर निकलना पड़ेगा। आप देखिए, अरे तूफान को छोड़ दीजिए, ये जो मोदी जी का तूफान चल रहा है, पहले इसको देखिए आप। ये सुनामी है, ये सुनामी है, ये बहा ले जाएगी ये विपक्ष को। विपक्ष को बहा ले जाएगी ये। ओके। मोदी जी की सुनामी बहा ले जाएगी। ये अमित शाह और मोदी का युग चल रहा है। अब ये इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन मैं फिर भी डंका की चोट पे कहूंगा। किस तरफ हो ये तो बता दो। मैं तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हो। अरे भाई, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठा हुआ हूँ। तो मेरे नीचे नाम क्या दोनों लिखा तरफ हुआ चल रहे हो है? यार। इधर चल रहे, उधर चल रहे। नहीं, आज तो इधर ही चल रहे हैं। आज तो इधर ही चल रहे हैं। आज बीजेपी की तरफ है, तो ये बता दीजिए, बीजेपी सपोर्टर लिखवा लीजिए। मैं सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, मैं वीर गोखला का वंशज हूं। वो दांतों से लगाम पकड़ते थे घोड़ों की और दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। मैं तो उनका वंशज हूं भाई, जो सच्चाई की बात करूंगा। सच्चाई को स्वीकार करिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चाहे वो कांग्रेस के लोग हों और चाहे वो अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, चाहे ये इंडिया गठबंधन हो और चाहे कोई दूसरी पार्टी हो। इनको अपने आचरण में सुधार की आवश्यकता है। इस देश में भ्रष्टाचारियों का राज नहीं होना चाहिए। उनको भी अपने आचरण को देखना चाहिए कि एक ही दल की बात करते रहते हैं। भाई आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। जब राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठते हो तो आपका भी तो आचरण ऐसा होना चाहिए कि सत्य बोलना चाहिए। विपक्ष की भी बात करो, सत्ता पक्ष की बात करो, न्याय की बात करो। तो एक ही तरफ घोड़ा दौड़ाते हो, कहते दांत से पकड़ के। कमाल की बात है भाई। कह रहा हूं, नहीं। देखिए, सुनिए ठाकुर साहब, सुनिए मेरी बात। मैंने कहा कि सिंह जैसा कांड इस देश में नहीं होना चाहिए जो मध्य प्रदेश में हुआ। मेघवाल समाज के लोग मूछ रखने पर क्यों प्रताड़ित हों, दलित समाज के लोग घोड़े पर बैठने पर क्यों प्रताड़ित हों, इस पर लगाम लगनी चाहिए। किसान कमेरों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। मोदी जी कर सकते हैं, ये भी कहा आपने। फिर बाद में कह रहे हैं बीजेपी जो बनाते हैं। अरे तो आप कहना क्या चाहते हो तो बताओ। बीजेपी करे ना, सरकार कौन किसकी बनेगी? अरे भाई, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो कुशासन गया, अब ये दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी के सुशासन में, बीजेपी के सुशासन में सुराज। ओके, एडवोकेट महिमा सिंह, महिमा बोलिए, आपकी बारी है। क्या कह रही है महिमा, बताइए। वंचित ना होना पड़े। सबसे पहले तो मानक जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि तूफान का नाम तो मिचोंग था, लेकिन इनकी जो मानसिकता है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कह के हंस रहे हैं और भाजपा की प्रवक्ता भी हंस रही हैं कि लोगों के घर जैसे ढह गए वैसे ही विपक्ष ढह गया। अरे, अब विपक्ष को तो ढहाइए, मगर लोगों के घर ढहने पर हंसिए तो मत। और दूसरी बात ये कि जब ये यहाँ पर बात कर रहे हैं जो है 356 की, भाजपा की प्रवक्ता ने बोला 356 के दुरुपयोग की बात। 2016 में उत्तराखंड में क्या हुआ था भूल गए, कर्नाटक के अंदर क्या हुआ था भूल गए, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे तो मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा का खेल चल रहा था भूल गए। ये अभी रेसिज्म की बात कर रहे थे, टिप्पणियों की बात कर रहे थे। ये अभी हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात कर रही थी भाजपा की प्रवक्ता, बता रही थी कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने तो ये बताया कि जो है वो बिहार की जड़ों से आते हैं और तेलंगाना के नहीं हैं, लेकिन ये शायद भूल गई
कि 2017 में इनकी पार्टी के पूर्व एमपी, पूर्व सांसद तरुण विजय ने क्या बोला था। तरुण विजय ने बोला था कि ये काले लोग हमारे साथ रहते हैं दक्षिण भारत के, तो हमारे अंदर रेसिज्म नहीं है। फिर कर्नाटक में खड़गे जी के रंग के ऊपर भाजपा के वहां के विधायक ने क्या टिप्पणी की थी, शायद भाजपा की प्रवक्ता भूल रही हैं, पर कर्नाटक की जनता ने देख लिया था, इसलिए जो मुंह तोड़ जवाब दिया वहां पर वो सबके सामने है। लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर मानक जी कैसे चुनाव लड़ा गया। 21 सांसदों को उतारा गया, जिसमें से 9 बेचारे विधायक का चुनाव हार गए, अब वो जो है अधर में लटक गए। सांसद तो बने रह गए, पर विधायक का चुनाव हार करके खुद पर भी प्रश्न उठा रहे होंगे। उसके अलावा वहां सांप्रदायिकता का मुद्दा उठा लिया, जातिवाद का मुद्दा उठा लिया। पूरी की पूरी जो केंद्र सरकार है जाकर 3 राज्यों में लगी, तो ये चुनाव जीते, ठीक है, जीत गए, आज जीत गए, बहुत अच्छी बात है। जनता को आपने देखिए, अब्राहम लिंकन जातिवाद का मुद्दा तो आपने उठाया, ओबीसी, जाति गणना, ये तो आपका मुद्दा था, जातिगत बीजेपी का मुद्दा थोड़े था। हमने उठाया, जातिगत जनगणना का मुद्दा हमने उठाया, लेकिन गहलोत की जाति क्या है और पायलट की जाति क्या है, इसको चुनावी मुद्दा भाजपा ने बनाया। अब्राहम ओके, शाजिया जवाब दे रही है, उसके बाद संजीव के पास जाऊंगा। सुनिए अब्राहम लिंकन ने एक बात कही है, बड़ी काम की बात है, उसको सुन लीजिए। महिमा जी अगर खुद भी समझ पाए बेचारी क्या कहना चाह रही हैं, तभी तो किसी और को समझा पाएंगी। और अगर उनकी बात वो खुद ही नहीं समझ पा रही है, तो क्या जनता समझेगी और क्या मैं समझूंगी, क्या दर्शक समझेंगे। तो एक भी बात बेचारी जो कहना चाह रही थी, किसी को सबकी समझ के परे है, खुद उनकी भी, तो उनकी बात पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी। मैं आपको बता दूंगी कि 85 जो है 303 एमपी में से 85 जो है लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो ओबीसी है, यानी कि 30% से ज्यादा है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और 40% जो है 163 लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो हमारे हैं ओबीसी कम्युनिटी के हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारी बढ़त 282 से 303 हुई थी 2014 से 2019, उसमें से एडिशनल मेंबर्स जितने भी थे 10 में से 21 में से 10 वो सब एससी। जरा शाजिया और महिमा को स्क्रीन पर लाइए, वर्सेस लगाइए, अनुराग को जाना भी है। वोट्स के बारे में बात करेंगे हाँ। तो आप देखेंगे कि 131 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसमें से 77 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी जीती है, बनिस्बत 2014 के जब 63 वो जीती थी। तो ये साफ दिखाई दे रही है, आदिवासियों की बात कर रही हैं, तो ये साफ जाहिर है जब मोदी की गारंटी की बात होती है तो वो सिर्फ केंद्रीय विकास योजना की और जो वेलफेयर की स्कीम से उसकी नहीं होती है, वो ओबीसी की, दलितों की, आदिवासियों की भी जीत होती है। चक्कर ये है, आदिवासियों पर आसान है, करके दिखा देना और विश्वसनीयता लोगों। महिमा 20 सेकेंड, उसके बाद संजीव के पास जाना है मुझे। 20 सेकेंड। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यही बात समझ में आ रही है। 20 सेकेंड्स। और ये आए धैर्य रखेगी तो हम बोलेंगे, जिनका खुद ही किसी धैर्य रखे, भाजपा की प्रवक्ता धैर्य रखें तो हम बोलेंगे, ये अपनी समझ को तो बढ़ा ले। मुझे बेचारी बोलने से इनका उद्धार तो नहीं होने वाला, ये तो तय है। देखिए, अब्राहम लिंकन ने बड़ा दुरुस्त कहा था मानक जी, उन्होंने कहा आप सब लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को सारे समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, मगर आप सारे लोगों को सारे समय के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ आंकड़े इन्होंने अभी बताए, कुछ आंकड़े और हैं जो अभी हाल ही में एनसीआरबी के डेटा में सामने आए हैं, जिसमें यह पता चलता है कि भाजपा की सरकार के अंदर पिछले 9 वर्षों में कितने आदिवासियों के ऊपर प्रताड़नाएं हुई, कितने दलितों के ऊपर प्रताड़नाएं हुई। ओके, अब मैं संजीव के पास जा रहा हूं, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास, टाइम खत्म हो रहा है। अभी ये केंद्र सरकार में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए बहस का भी बहुत समय है, चुनाव अभी आने वाले हैं। संजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब संजीव, ये मुख्यमंत्री के समय लेने पर जो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भाई बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, वाकई जायज है क्या संजीव? 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इतना समय लगना चाहिए क्या? बीजेपी के पास इतना बड़ा मैंडेट है और क्या ये सही है इतना समय लेना? देखिए, एक थ्योरी ये भी चल रही है मानक बाबू कि बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है कि लोकसभा चुनाव तक वो लगातार न्यूज साइकिल में कैसे बनी रहे। तो अब 7, 8, 10 दिन इसमें भी निकल जाए, रोज यही चर्चा होती रहे कौन बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, फिर कोई और मुद्दा आ जाएगा कि अब इनकी कैबिनेट में कौन आएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब 25 तारीख को वोट पड़ गया था और तेलंगाना में बीजेपी कोई चांस नहीं थे, तो एक्चुअली तो 25 तारीख से लेकर आज तक का समय उनके पास था। अगर उन्होंने पहले से नहीं डिसाइड कर लिया हो कि चीफ मिनिस्टर कौन बनना है, तो एक अजीबोगरीब थोड़ी बात है, लेकिन
कुछ भी ऐसा स्ट्रेंज नहीं है पॉलिटिक्स में। मेरे सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर शिवराज चीफ मिनिस्टर तो थे ही ना, तो एक लेवल पे चाहे मोदी जी कितना भी चेहरा हो, शिवराज भी चेहरा थे ही, तो 20 साल का चीफ मिनिस्टर है, तो उसके नेतृत्व में या उनके ज्वाइंट नेतृत्व में या उनके सेकंड नेतृत्व में आप जो भी कह ले, रिकॉर्ड जीत हुई है बीजेपी की 162 सीट। उसके बाद अगर आप उनको हटाते हैं तो कम से कम प्रश्न तो उठना चाहिए, सरप्राइज चाहे हो चाहे नहीं हो, उसको भी मान लिया जाए कि हाँ सही है, क्योंकि आपको कोई समान कद का स्वीकार ही नहीं है। इतना टॉल लीडर जो रिकॉर्ड जीत लेके आया 162 सीट्स के साथ, उसको अगर आप हटा देंगे तो दिमाग में एक कौतूहल तो आएगा कि भाई मार्गदर्शक संजीव, लेकिन संजीव जब मैं आपको बताऊं, करने दीजिए, आप मेरी बात कंप्लीट करने दो। मैं इसी में जोड़ रहा हूं। मैं मुझे अभी भी लगता है कि शिवराज सिंह जी को नहीं हटाया जाएगा। मैं लगातार कह रहा हूं। मैं तो एक पहली बार कह दिया था कि मुझे तो मालूम ही नहीं कौन बनेगा। हाँ। मैं कहता हूं अगर ऐसा होता है ओके, है ना, तो वो एक थोड़ी अजीब बात होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 8 दिन क्यों लग रहे हैं? हाँ। भाई कौन सा गुना भाग बिठाया जा रहा है? उसी तरह से किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाओ राजस्थान का, 55 सीटों पे वसुंधरा के अलावा किसी ने जनसभा नहीं की। जो दूसरे क्लेमेंट थे वो तो अपनी सीटों पे ही रह गए और उनमें से आधे हार भी गए, बाकी आधे चुनाव ही नहीं लड़े थे। तो नेता कौन है? तो नेताओं को खत्म करने की जिम्मेदारी ले लिए क्या बीजेपी को नए दिशा नए तरीके से साधने के लिए? ये भी एक जेन्युइन सवाल है। अब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी चल रही होती है उसकी सब चल रही होती है, उसमें सब अच्छाइयां ही नजर आती हैं, सब खूबियां ही नजर आती हैं। जो भी वो कर देंगे उसमें कहा जाएगा अरे वाह भाई क्या स्ट्रैटेजी है। तो ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी है, आप भी ताली बजा लेंगे, सब ताली बजाए, हम भी ताली बजा लेंगे, ऐसा गजब क्या सोच है, क्या नई बात निकाल के लाए। इस आदमी को तो सोचा ही नहीं था। अरे उस आदमी का सोचा इसलिए नहीं था कि उसकी जमीन पे कोई पैठ ही नहीं है। भूपेंद्र पटेल को कौन जानता था? आज भी कितने लोग जानते हैं? आप देश में सर्वे करा लीजिए गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है, 99% लोगों को नाम नहीं मालूम होगा। तो ठीक है, ऐसे फेसलेस लोगों को बढ़ाइए आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ एकेडमिक बात कर रहा हूं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा। मेरी पार्टी थोड़ी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, किसी को भी बनाओ। हाँ, सही बात है, सही बात। लेकिन एक बात ये कि आप शाजिया क्या कह रही हैं? पॉपुलर लीडरशिप खत्म करने को उतारू है पार्टी। एक तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगी संजीव भाई का कि उन्होंने इतनी इज्जत अफजाई की शिवराज जी की भी और वसुंधरा जी की भी, और ना सिर्फ उन्होंने, बाकी जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, खासतौर से सपा के और कांग्रेस के, उनको इतना ज्यादा प्रेम, इतना काश चुनाव के वक्त भी इतना ही प्रेम उबर के निकल रहा होता शिवराज जी तो और वसुंधरा जी मोदी जी और छत्तीसगढ़ के लिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले उसमें। दूसरी छत्तीसगढ़ में किसी नाम को नाम लेने से डर रहे, क्योंकि नाम लेने समझ में नहीं आ रहा, अकल में आ नहीं रहा ना वहां पे जीत कैसे हुई, यहाँ पे तो कह सकते हैं। संजीव भाई आप देखिए, यही है जो लोग जिसको समझते हैं कमी या जमीन में कम पैठ, वो मेरे ख्याल से यही है जो हम कह रहे थे, परंपरागत जो सोच है, एक देखने का नजरिया राजनीतिक, उसमें जिस तरह से डिसरप्शन हुआ है रणनीति को लेकर, सोचने को लेकर, एक कॉन्शियसनेस को लेकर, लीडरशिप क्या है, लीडर क्या करता है, और वही राहुल गांधी जी को सब जानते हैं। ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। अभी भी 2-3 दिन और है, अभी इस पर 2-3 दिन और डिबेट होगी, फिर डिबेट करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24। राष्ट्र की बात